अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, इस प्रोग्राम में मैं कुछ भारत के हवाले से कुछ बड़ी अहम खबरें हैं जो आपके सामने रख रहा हूँ। पहली खबर मैं शेयर करूँगा जो सिख गुरुद्वारे के ऊपर काबुल में अटैक हुआ उसके हवाले से। अजीज दोस्तों, ये काबुल में आपको पता है कि लगातार ये पिछले 1 साल से भी कम अरसे में सिख गुरुद्वारे के ऊपर तीसरा बड़ा अटैक है। लास्ट ईयर अक्टूबर में 15-20 टेररिस्ट गुरुद्वारे में घुसे थे करते परवन डिस्ट्रिक्ट काबुल में, गार्ड्स को बांध दिया था और कत्लेआम किया था। फिर मार्च 2020 में एक बहुत ही खतरनाक अटैक हुआ था श्री गुरु हर राय साहब गुरुद्वारा काबुल में, जिसमें 27 सिख मारे गए थे और बेशुमार जख्मी हुए थे। और अब ये जो हमला हुआ है इसमें उस वक्त 25 से 30 सिख गुरुद्वारे के अंदर थे। काबुल में किसकी हुकूमत है? पाकिस्तान की, क्योंकि तालिबान तो पाकिस्तान है और होम मिनिस्टर कौन है? हक्कानी, ISI का टट्टू। तो मैं सवाल यहाँ पे करना चाह रहा हूँ उन सिखों के बड़े हमदर्द जो बनते हैं खालिस्तानी, कनाडा में बैठे हुए, इंग्लैंड में बैठे हुए, जो इंडिया के बारे में रैलियाँ निकालते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, खालिस्तान बनाने की बात करते हैं सिखों के लिए। ये पाकिस्तान बैक टेररिस्ट तुम्हारे सिखों के साथ ये कर रहे हैं। वो बचाने कौन आ रहा है? इंडिया ने इमीडिएटली सारे सिखों को वीज़ा दे दिया कि फ़ौरन आ जाओ। सिखों के पास इंडिया ही है और कोई जगह नहीं है। ये पाकिस्तान तो तुम लोगों को यूज़ कर रहा है। महाराजा रंजीत सिंह को हम अपने बचपन में, जवानी में, इवन आधे बूढ़े हो गए तब तक गंदे गंदे नामों से पाकिस्तान में पुकारा जाता था। मैं नहीं वो नाम लेना चाह रहा। ये तो इमरान खान आया था तो ISI ने पूरा एक प्लॉय खेला था, करतारपुर साहब का बॉर्डर खोला और गुरुद्वारे को रातों रात बनाया, महाराजा रंजीत सिंह की का पुतला लगाया लाहौर में, जो कि 3 बार तोड़ दिया गया था इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से। तो ये सिखों के यूज़ किया जा रहा है। मैं उन मूर्ख सिखों से सवाल करता हूँ कि आपकी बोलती क्यों बंद है? तनदेसी सिंह हैं यहाँ पे, स्लाव एरिया के MP हैं। जब देखो इंडिया के बारे में बात करेंगे। फार्मर्स लॉ आया था तब तो ये 24 घंटे एक ही काम करता था। ये पाकिस्तानी और ये जो पाकिस्तान के एजेंट यहाँ पे जो MP और हाउस ऑफ लॉर्ड में होते हैं ना, ये जीतते इंग्लैंड की पार्लियामेंट का वोट है, काम पाकिस्तान के फेवर की करते हैं। अब इनकी बोलती बंद है, एक सिख नहीं बोल रहा। कहाँ गए वो सिख फॉर जस्टिस पन्नू? बड़ा आ रहा था, यूं वीडियो बना रहा है, वो कमांडो बना हुआ था। बोलते बोलते शर्म आ रही है। पूछ अपने पंजाबी माँ बाप से, जो पाकिस्तानी पंजाबी माँ बाप तुम्हारे बैठे हुए हैं, जो तुम्हें पाल रहे हैं, पूछ उनसे कि ये हक्कानी को रोको भाई। हक्कानी को बोलो कि ये क्या कर रहे हैं। तालिबान को पूछो। ये डबल स्टैंडर्ड है। सिखों के पास भारत ही है और कोई नहीं है। अजीज दोस्तों, एक और खबर है कि CNN 18 चैनल का एक प्रोग्राम हो रहा था टाउन हॉल में, तो उसमें एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर जयशंकर जी से ने अपना लेक्चर दिया। उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सिर्फ अपने खूबसूरत लफ्ज़ नहीं बोलने, ताल्लुकात बेहतर करने हैं तो ग्राउंड पे कुछ करना है। इस तरह पाकिस्तान से हम ताल्लुकात बेहतर नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने आके बड़ी कोशिश की साफ दिल से कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएं, और आगे बढ़ बढ़ के उन्होंने चीज़ें की। जैसे कि लाहौर गए थे नवाज शरीफ के अपने घर पे चल के खुद,
नतीजा ये निकला, ये कह रहे हैं जयशंकर जी कि नतीजे में हमें पुलवामा मिलता है, उड़ी मिलता है, हमें ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। जयशंकर जी ने कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ अपने मामला ठीक करने में एक ही रुकावट है, वो है अमेरिका। अमेरिका बार बार पाकिस्तान को बारे में कहता है कि ये हमारा पार्टनर है, हम पाकिस्तान को हर जगह पे सपोर्ट करते हैं, और ये पाकिस्तान के सपोर्टर बन के, गॉडफादर बन के आ जाते हैं, जिससे पाकिस्तान को शय मिलती है। अमेरिका पाकिस्तान को भारत में टेररिज्म करने से तो नहीं रोक रहा। अगर पाकिस्तान अमेरिका का पार्टनर है, अमेरिका पाकिस्तान का गॉडफादर है, तो वो भारत में टेररिज्म करने से तो रोके। आए दिन हमें यहाँ पे पाकिस्तान की टेररिज्म फेस करनी पड़ती है इस भारत में। जैसे कि अभी रिसेंट की बात है कि 3 टेररिस्ट मारे गए कश्मीर में, और तीन पाकिस्तानी थे, 7 टेररिस्ट मारे गए। 3 पाकिस्तानी थे जम्मू कश्मीर में और 4 लोकल रिक्रूट थे। पाकिस्तान खुल के इस वक्त भारत में अपना खेल खेल रहा है। रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के नाम पे रोज़ दंगे फसाद कराना, पाकिस्तान के सारे स्लीपर सेल्स उसने खोल दिए हैं, पाकिस्तान के सारे एजेंट खुल के सामने आ गए हैं, और पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, सो कॉल्ड स्कॉलर्स, इंटरनेशनल हाउसेस में जैसे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में, अमेरिकन हाउसेस में थिंक टैंक्स, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान ने इस वक्त फुल एक जंग छेड़ी हुई है भारत के साथ। भारत की बर्दाश्त को आजमाया जा रहा है, और ऐसे में जो भारत के नासूर हैं, भारत के अंदर जो कैंसर है, वो भारत के पॉलिटिशियंस हैं, पॉल्यूटिशियंस। ये कांग्रेस को देख लें, कोई एक काबिल फ़ख्र काम बता दें जो इन्होंने अपने 60 साल के रूल में किया हो, जिससे भारत मजबूत हुआ हो। कमज़ोर किया है हर चीज़ में। चाइना के साथ वार हो, पाकिस्तान के साथ वार हो, शिमला में लेट गई इंदिरा गांधी भुट्टो के आगे, जीती हुई जंग टेबल पे हारी। 65 की जंग भी जीती हुई जंग टेबल पे हारी। अपने प्राइम मिनिस्टर को वहाँ पे ताशकंद में मरवा दिया। मुल्क के अंदर इमरजेंसी नाफिज की, नेशनलाइजेशन किया, पूरा पोटेंशियल तबाह करके रख दिया, और ख़ानदानी रूल को ऐसा चलाया कि विदेशी बीवी इंदिरा गांधी की बहू 10 साल इस मुल्क पर रूल करती रही, एक डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। और अब ये अग्निवीर के नाम पे ये जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जंतर मंतर पे अपना सत्याग्रह कर रहे हैं, तो सारे ड्रामे, क्योंकि इनको पता है कि मोदी जी को इलेक्शन में नहीं हरा सकते। अग्निवीर, अग्निपथ एक लॉ है। आप हर चीज़ को अपोज करोगे सिर्फ ये सोच के कि मोदी लाया है, तो फिर मामला नहीं चल रहे हैं। ये आर्मी के जनरल्स कह रहे हैं, इंडिया की आर्मी वॉज नेवर पॉलिटिक एंड इट्स नॉट पॉलिटिकल। ये कभी भी पॉलिटिक्स नहीं करती। भारत की खूबी ये, भारत की तरक्की, भारत की मजबूती का सबसे बड़ी वजह यह कि भारत हैज़ ए वेरी प्रोफेशनल आर्मी। और ये आर्मी के जनरल कह रहे हैं अग्निपथ और अग्निवीर के बारे में। दुनिया के बड़े काफ़ी मेरे स्कॉलर्स वगैरह मैंने पढ़े हैं इसके बारे में, वो कहते हैं इससे बेहतर प्रोग्राम हो नहीं सकता। अब इन्होंने कह दिया आर्मी के जनरल ने कि भाई अगर कोई लूट मार, कोई आग जलाने में, पथराव करने में अगर शामिल रहा है तो वो आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकता किसी अग्निवीर, अग्निपथ के प्रोग्राम के चक्कर में। उनको हम नहीं आने देंगे, पूरी स्क्रूटनी होगी अपॉइंटमेंट से पहले। तो अजीज़ दोस्तों, ये भारत की एक मजबूरी है, और इसके बारे में ये एक किसी ने पोस्ट बनाई है कि 4 साल नौकरी करो अग्निवीर के उस पर, इसके बाद एक फुल टाइम जॉब मिलेगी। अगर जॉब नहीं करनी तो 11 लाख रुपया कैश मिलेगा, 21 साल की उम्र होगी, 18 लाख की लोन ले सकते हो विदाउट इंटरेस्ट, बिजनेस शुरू कर लो। इससे ज़्यादा 21 साल के एक लड़के को क्या अपॉर्चुनिटी चाहिए।
और जॉब्स पे भी 4 साल जब आर्मी में आप जॉब करके आते हैं ना इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग के साथ, तो आपको हर जगह अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन इसको एक इशू बना के बस जैसे फार्मर्स लॉ का वो किया था। अजीज दोस्तों, दो छोटी छोटी खबरों के बाद मैं आपको एक और ज़बरदस्त खबर की तरफ ले जाऊंगा। एक मंदिर था 500 साल पुराना, नहीं 1100 साल पुराना, ये इसके ऊपर दरगाह बनी हुई थी गुजरात में। तो अब दरगाह के लोगों को कन्विंस करके दरगाह वहाँ से दूसरी जगह मूव कर दी गई है और वहाँ पे मंदिर का उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और ये 1100 साल पुराना मंदिर 500 साल पहले तोड़ दिया गया था। इस पे ये जो हरामखोर है ना भारत में बैठे हुए, राना अयूब का भाई आरिफ अयूब जैसे एक है, वो कहते हैं दरगाह का रिलोकेशन कैसे हो सकता है, उसमें तो कब्र होती है, उसके अंदर तो लाश होती है, तो उसका रिलोकेशन कैसे हो सकता है। और ये तो ज़बरदस्ती वाली बात है। अबे जो दरगाह के वो हैं वाली वारिस हैं उनको एतराज़ नहीं, तू मामा बना हुआ है बीच में, मतलब फसाद पैदा करना है और कुछ नहीं। ये तो किसी ने इसकी बकवास की तरफ ध्यान नहीं दिया। अजीज दोस्तों, एक और छोटी खबर कि ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। भारत के बड़े अलायंसेस हैं, जैसे क्वाड है, जैसे अब ये I2U2 बना है, ऐसा एक ब्रिक्स भी है। ब्रिक्स भारत का वो अलायंस है जो कि आप देखते थे नॉन अलाइंड मूवमेंट एक थी, जब कोल्ड वॉर चल रही थी अमेरिका और सोवियत यूनियन की, तो एक नॉन अलाइंड मूवमेंट थी जिसमें भारत था, साउथ अफ्रीका था, ब्राज़ील था। तो इस तरह एक नॉन अलाइंड कंट्रीज़ के जो लोग जो कंट्रीज़ थे उनकी एक बनाई गई ब्रिक्स के नाम से। ब्रिक्स में B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। ये 5 मुल्कों की है। इस बार इसकी मेज़बानी चाइना कर रहा है। 14th समिट कॉन्फ्रेंस है, 23 जून से शुरू हो रही है और चाइना में ये हो रही है, लेकिन वर्चुअल हो रही है, ऑनलाइन सारे लीडर्स ज्वाइन करेंगे। वर्चुअल इसलिए हो रही है कि रशिया का लीडर आ नहीं सकता, आपको पता ही है वहाँ जंग चल रही है, और भारत के भी लीडर नरेंद्र मोदी जी शायद चाइना जाने को तैयार नहीं। तो इन हालात में वर्चुअल की गई है। ये एक पैरेलल अमेरिका के साथ, जो वेस्ट के साथ जो भारत के अलायंसेस हैं उसके मुकाबले पे ये भी एक है। और भारत ने बड़ा बैलेंसिंग किया हुआ है। भारत रशिया का तेल लेके भारत का ये सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। भारत सबसे ज़्यादा तेल इराक से ख़रीदता है और अब सेकंड पे सऊदीया था, लेकिन अब रशिया हो गया है। इसके बावजूद अमेरिका ने बयान दिया है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि इंडिया के साथ भारत हर वक्त खड़ा है। ये मैं आपको बता दूं कि ये हर वक्त खड़ा नहीं है। मेन खबर की तरफ जाने से पहले आखिर में सिर्फ ये डेविड फ्रॉली की एक ट्वीट आपके सामने पढ़ दूं कि ना तो ब्रिटिश ना मुग़ल भारत में सिविलाइजेशन लाए थे, इन्होंने तो सिविलाइजेशन बर्बाद की यहाँ पे, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे लूट मार कर सकें। इंडिया इनके आने से हज़ारों साल पहले एक ज़बरदस्त सिविलाइजेशन थी। यहाँ पे ऋषिज, योगी, सीधास बहुत ज़बरदस्त अवेयरनेस पूरी दुनिया में लाते थे इन इन्वेडर्स के आने से हज़ारों साल पहले। अजीज़ दोस्तों, TV9 के एक प्रोग्राम में सेमिनार था, इंडिया इन द न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर। तो उसके सेकंड डे ग्लोबल समिट में ग्रेट ब्रिटेन के एक्स प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरन ने अपनी स्पीच की और उन्होंने कहा कि अगले कुछ डेकेड्स हैं ना, वो भारत के होंगे और भारत के पास इस वक्त वो पावरफुल लीडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है जिसके पास पावरफुल रेटोरिक है, पावरफुल आर्ग्यूमेंट्स हैं और डिलीवरिंग और इम्प्लीमेंटेशन का
ग्राउंड पे रिकॉर्ड मौजूद है। ये भारत को बहुत ही आगे ले जा सकते हैं। दुनिया में फ्रंट लाइन पे भारत होगा अगले कुछ डिकेड्स में। उन्होंने कहा कि इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और ग्लोबल ग्रोथ बहुत तेज़ है। डेविड कैमरन ने यह कहा कि इंडिया दुनिया में ट्रू लीडर बन सकता है और ख़ास तौर पे जो दुनिया के 3 मेजर फ्रंट्स हैं उनमें इंडिया लीड कर सकता है। पहला चैलेंज है इकोनॉमी, हाउ वी ग्रो आवर इकोनॉमीज़, इसमें इंडिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। दूसरा है हाउ वी शो दैट डेमोक्रेसी इज़ रेलेवेंट, और भारत की डेमोक्रेसी डीप रूटेड है। पूरी दुनिया इसके खिलाफ साजिशें करती रहेगी लेकिन इसकी स्ट्रांग डेमोक्रेसी इसकी सबसे ज़्यादा बड़ी ताकत है। और लास्ट है टैकलिंग क्लाइमेट। और भारत जिस तरह से अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन, अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर रहा है, इसके बावजूद क्लाइमेट चेंज का भी पूरा ख्याल रख रहा है। भारत में ग्रीन एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिलता है और भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि क्लाइमेट के हवाले से जो इसके टारगेट्स हैं उसको वो अचीव करे। बराबर में चाइना है भारत के मुकाबले का एक मुल्क, लेकिन उसका क्लाइमेट की बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ है इस दुनिया में, अमेरिका और चाइना का। लेकिन भारत इस चीज़ का भी बड़ा ख्याल रख रहा है। आखिर में डेविड कैमरन ने कहा कि गिवन द स्किल्स, एनर्जी, ग्रोइंग इकोनॉमी एंड लीडरशिप दैट द कंट्री हैज़, the next few decades can belong to India। ये डेविड कैमरन ने अपनी स्पीच में कहा है और बिल्कुल करेक्टली कहा है। मुझे तो लोग मोदी भक्त कहते हैं कि मोदी का चमचा है, बीजेपी का रिक्रूट है, पता नहीं क्या क्या। अब डेविड कैमरन को क्या कहोगे? दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट और स्कॉलर्स इस बात को कह रहे हैं। ये तो लेफ्ट का मीडिया और लेफ्ट के स्कॉलर्स आपको ग्रोइंग हिंदुत्व, एक्सट्रीमिज्म और क्या क्या के ऊपर लगा के जा रहे हैं। अदरवाइज मतलब आप हद देखें कि गांव मूत्र पीने वाला कहने वाले मुसलमान 192 टन गाय का घू इंपोर्ट कर रहे हैं कुवैत। मुंह बंद हो गया पाकिस्तानियों का। नुपुर शर्मा ये वो सब ड्रामे का, अरब ने ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं किया। कुछ अरब ड्रामे 1-2 दिन चले, इसके बाद सब बंद। कुवैत को पता है कि काउ डंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन इस्लामिक ड्रामा। तो कुवैत अब भारत से काउ डंग इंपोर्ट कर रहा है 192 टन। अभी और भी आएंगे। Thank you very much, Aziz दोस्तों, for your support. Keep supporting.